वाईसी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर तो जरूर कर देना। आज मैं जो बात करने वाला हूं ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना एग्जाम देना कैसे है और आपके एग्जाम के लिए क्या क्या गाइडलाइन यहाँ पे काम करेगी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। पहली जो इंफॉर्मेशन मैं दूंगा कि आपको अपना दिसंबर में ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है, उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि उस एग्जाम को देने के लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके लिए कौन कौन सी गाइडलाइन भेजी है वो मेरे पास है। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई आपको अपना जो एग्जाम है वो देना कैसे है। आपको अपना एग्जाम देना है इस तरीके की शीट में, जिसके लिए एक OBE यानी कि ओपन बुक एग्जाम पोर्टल ओपन होगा और वहां पर ये सारी चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहले जब आप अपने आंसर्स को लिखेंगे ना, तो आपको अपने आंसर्स को लिखने से पहले अपनी शीट पर, अपनी शीट के सबसे फ्रंट पेज पे आपको ये इंफॉर्मेशन डालनी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो यहां पर देखो, आपको आपका नेम लिखना है ना। आपका जो भी शुभ नाम है, जो भी अच्छा नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन नाम का मतलब ये नहीं कि आप अपना निकनेम लिख दें, निक्की पिक्की टिक्की, कुछ नहीं लिखना है ऐसा। आपको वो अपना नाम लिखना है जो आपका SOL में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो नेम का क्लियर हो गया। फिर आपको देना है आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है। फिर आपको लिखना है आपका नेम ऑफ प्रोग्राम। तो मैंने यहाँ पे BA ऑनर्स लिख दिया है, आपका BA प्रोग्राम है, BCom है, जो भी है लिखना है। आप कौन से सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हो भाई? आप सेमेस्टर 3 के एग्जाम देने वाले हो। अगर कोई 5th सेमेस्टर के एग्जाम देगा तो उसको 5th लिखना पड़ेगा। फिर आएगा आपका यूनिक पेपर कोड, जिसको UPC कहते हैं, और ये यूनिक पेपर कोड आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे मिल जाएगा या फिर हॉल टिकट पे भी होता है। फिर आता है यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज, आप किस कॉलेज से आपका ये कर रहे हो। तो जो स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं तो भाई वो अपना नेम लिखेंगे कॉलेज का, और ज्यादातर बच्चे तो SOL के हैं तो यहाँ पे वो क्या लिखेंगे, SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। उसके बाद आता है टाइटल ऑफ द पेपर, आपको अपने पेपर का टाइटल लिखना है। टाइटल समझ गए ना कि किस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगी आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर रखी है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, या फिर आप अपनी कोई नई ईमेल आईडी को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक दे दूंगा वीडियो का, वहां से उठा लेना, वहां से देख लेना। फिर इसके बाद आता है आपका मोबाइल नंबर और फिर आता है डेट एंड टाइम। ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी होगी। फिर उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा आंसर, यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका आंसर। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि ये जो आपको शीट लेनी है ना, ये A4 साइज शीट है, और इसमें आपको ज्यादा बेटर ये होगा कि आप ना प्लेन शीट मत लेना। ठीक है, आप प्लेन शीट मत लेना, आप इस तरीके की लाइनिंग वाली शीट लेना, जिसमें इस तरीके की लाइनिंग बनी होती है ना। क्योंकि लाइन वाली शीट में ना आप अच्छे से और बेहतर से लिख पाएंगे। प्लेन शीट का इस्तेमाल मत करना, बाकी आपकी चॉइस है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो प्लेन में लिखना है, तो प्लेन में लिखो, चाहे हेलीकॉप्टर में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मेरे सजेशन के हिसाब से ये ठीक है लाइनिंग वाली शीट पर लिखना है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि आप जो लिखते हो वो एक ही लाइन में रहता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया कि आप अपने क्या क्या लिखेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन ना आपको फ्रंट शीट पे लिखनी है और सिर्फ एक ही बार लिखनी है फ्रंट शीट पर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पेज नंबर शो करना पड़ेगा कि आप कौन से पेज पे लिख रहे हैं। तो ये आपका पेज नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से जितने भी आप इसमें पेज लगाएंगे उन सब पे पेज नंबर लिखेंगे, पेज नंबर 2, 3, 4 ये लिखना जरूरी है। ठीक है, और हर पेज पर एटलीस्ट आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ पेज नंबर लिखेंगे, और अगर आपको और कुछ भी लिखना है तो नेम वेम ज्यादा मत लिखना, बस आप चाहो तो ये एग्जामिनेशन रोल नंबर डाल सकते हो। अब उसके बाद आपको ये लगेगा कि भाई ड्यू की गाइडलाइन में तो नाम तो लिखा ही नहीं है कि भाई नाम भी लिखना है। ड्यू की गाइडलाइन में तो बस ये बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन रोल नंबर से सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है,
नेम का नहीं लिखना। तो मैं आपको बता दूं भाई कि नेम का क्या होता है ना कि अगर आप अपना नेम नहीं लिखते हो तो बच्चों को ना भाई थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि यार पेपर पे हम अपना खुद का नेम नहीं लिख रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मार्क्स किसी और को मिल जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर सबका अलग होता है, तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप अगर अपना नेम लिख देंगे ना तो कोई आफत नहीं आने वाली, ठीक है, अपना आप नेम लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि नहीं भाई मेरे को तो ड्यू की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी है, नेम नहीं बोला तो नहीं लिखना, मर्जी है भाई मत लिखो। लेकिन अगर लिख भी देते हो ना तो कोई आफत नहीं आने वाली। उसके बाद देखो इस गाइडलाइन में सबसे पहले आपको क्या बता रखा है कि इन एग्जाम को वो स्टूडेंट देंगे जो सेमेस्टर मोड के हैं। दूसरा, अगर आपकी किसी पिछले रिजल्ट में किसी सब्जेक्ट में ईआर आ चुकी है, यानी कि आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो उसका भी एग्जाम आप अभी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए, असाइनमेंट दिए थे ना, तो फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट में आपको रिजल्ट मिल गया, किसी एक सब्जेक्ट में आपकी ईआर आ गई, तो अब दिसंबर में आप थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे। उस थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ फर्स्ट सेमेस्टर के जिस सब्जेक्ट में आपकी ईआर आई थी वो भी आप देख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और जो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम देंगे और उनकी अगर थर्ड सेमेस्टर में किसी में ईआर आई थी तो वो भी इसी दिसंबर में अपने फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम के साथ थर्ड सेमेस्टर वाला भी एग्जाम दे सकते हैं। तो वो सारी डेट आपको आपके हॉल टिकट पे आएगी। और हॉल टिकट कब आएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है वो आपका हॉल टिकट 5 दिसंबर से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं जो भी एक्स स्टूडेंट है। एक्स स्टूडेंट वो है जिनका भाई कॉलेज से नाता टूट गया है। नाता टूटने का मतलब कि वो कॉलेज में नहीं है, उनका फाइनल ईयर भी क्लियर हो गया है, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, बट फिर भी 3 साल कंप्लीट होने के बाद फिर भी उनकी किसी एक सब्जेक्ट में ईआर आ चुकी है, फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको डिग्री नहीं मिल पा रही है, तो भाई वो भी अपना एग्जाम दिसंबर में दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और कौन देगा, उसके अलावा इंप्रूवमेंट वाले दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लो आपने फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम दिए थे, असाइनमेंट दिए थे, उसमें आपको जो मार्क्स मिले हैं, बट अगर आप उन मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो और बढ़िया मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो आप उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के हिसाब से भी दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। इवन अगर आप उसमें पास हो चुके हैं बट अगर आप उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो इंप्रूवमेंट के लिए आप भर सकते हैं। तो इसकी भी आपको चॉइस है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये एग्जाम वो बच्चे दे पाएंगे जिन्होंने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर रखा है। तो भाई अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो, डेट अभी है, निकली हुई है, तो टाइम से भर दो। वेट मत करो कि लास्ट डेट कब आएगी, लास्ट डेट जब भी आएगी ड्यू की साइड क्रैश हो जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है यार, कई बार होता है, नॉर्मल डेज में हो जाता है। तो लास्ट डेट के वेट में मत रहना। 3 घंटे मिलेंगे आपको आपके आंसर शीट पर आंसर को लिखने के, और 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना, फिर आंसर शीट में आंसर लिखकर उसका पीडीएफ बनाकर अपलोड करना। तो इसके लिए टोटल आपको मिलते हैं 4 घंटे। और मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ओपन बुक एग्जाम होंगे ये आपके असाइनमेंट की तरह नहीं होंगे। यानी कि असाइनमेंट में जैसे आपको पोर्टल ओपन करके दे दिया था कि कभी भी अपलोड कर दो, है ना, पूरे दिन के अंदर, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा जिसमें काउंटडाउन चलेगा कि भाई अगर आपके पास 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, तो उसमें काउंटडाउन चल रहा होगा, तो उस काउंटडाउन की खत्म होने से पहले आपको अपलोड करना होगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन में आपको लिमिटेड टाइमिंग मिलेगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम किस तरीके से होंगे, यानी कि आपका डाउट है कि भाई ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो इसमें तरीका है कि आपके एग्जाम होंगे रिमोट मोड। ये रिमोट मोड का क्या मतलब होता है कि घर पर बैठकर ही आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। दूसरा तरीका होता है फिजिकल मोड। फिजिकल मोड में क्या होगा कि आपको आपके कॉलेज जाना होगा और वहां पर जाकर आप एग्जाम देंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझ लो। घर पर जो आप एग्जाम देंगे उसमें सिंपल आपको आंसर शीट में आंसर लिखना है, फोटो क्लिक करनी है, पीडीएफ बनाना है और अपलोड करना है। इन केस अगर किसी स्टूडेंट के पास भाई मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है और इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो वो स्टूडेंट फिजिकल मोड के लिए अप्लाई कर सकता है और कॉलेज जाएगा। कॉलेज जाने के बाद वहां पर उसको कंप्यूटर दिया जाएगा, उसमें भी उसको क्या करना पड़ेगा कि आंसर शीट पे आंसर लिखना है, पीडीएफ बनाना है और अपलोड करना है। अगर आपने रिमोट मोड चूज किया है
रिमोट मोड यानी कि आपको घर से ही बैठ के एग्जाम देना है, तो फिर वो एक बार चूज करने के बाद आप उसको फिजिकल मोड में नहीं ले सकते। तो एक बार इसको ध्यान से चूज करना, और उसके बाद जिन स्टूडेंट ने फिजिकल मोड चूज किया है उनके पास ये चॉइस होती है कि बाद में वो चेंज कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को देना है। दोस्तों इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सारे दोस्तों को जरूर भेज देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जो कॉलेज में है, जो एग्जाम देने वाले हैं मेरे दोस्त, उसको भी ये भेज दो ताकि उसकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उसको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही अमेजिंग नॉलेज के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।